हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। तो आज भी हमारा रिकॉर्डेड सेशन है, क्योंकि जितनी भी मैं सीरीज़ कराऊंगी, रिवीजन सीरीज़ जो हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी करानी होती हैं, तो रिकॉर्डेड सेशन ही आपको फ़ायदेमंद है। कराने को तो लाइव भी करा दूँ, लेकिन लाइव में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आपको चाहिए तो कंटेंट ही। तो बेसिकली जिसका आपको इंतज़ार था वो सीरीज़ आज स्टार्ट होने वाली है। यानी आपका एक सब्जेक्ट बचा था, टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी, जिसकी सीरीज़ आज स्टार्ट हो रही है। हमने कंटेम्प्रेरी 4 पार्ट में कंप्लीट कर लिया है रिवीजन पूरा। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, जिसकी जीरो तैयारी है, वो अगर ये रिवीजन सीरीज देख ले तो भी आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और देखो कितने कितने सी वीडियो आपको देखनी है। 4 पार्ट तो सिर्फ उसके हैं कंटेम्प्रेरी की, जिसमें पूरी बुक कवर मैंने कराई है। फिलोसफी के 4 पार्ट हैं, जिसमें मैंने पूरी बुक कवर करा दी है। और 3 पार्ट में ग्रोइंग अप एज अ लर्नर को कंप्लीट किया है। और ये जो बुक है टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी, इसको भी कोशिश करेंगे कि 3 ही पार्ट में कंप्लीट किया जाए, जिससे आपको कंटेंट भी कम लगे और आपकी जो तैयारी है वो भी जल्दी से हो जाए। जिसने बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा है और जिसने पढ़ रखा है उनका रिवीजन हो जाएगा। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें कॉलेज विद भावना को, क्योंकि क्लासेस चल रही हैं बिल्कुल कंटिन्यू बेसिस पे। हमने एक भी दिन का ब्रेक नहीं लिया है जब से चैनल को स्टार्ट किया है। और इस पे जितना भी कंटेंट है, ऑलमोस्ट 99% जो कंटेंट है वो बीएड फर्स्ट ईयर का है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो अगर आप आए हैं तो लेट्स क्रैक को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे सीटेट की क्लासेस चल रही हैं और सीटेट की मैं करा रही हूँ इंग्लिश पेडागोजी। तो ये भी आपको देखनी चाहिए अगर आपने लैंग्वेज ऑप्ट की है इंग्लिश। ठीक है, तो इसकी भी क्लासेस चली हुई हैं। बहुत छोटी छोटी क्लासेस मैं कराती हूँ, 10 से 15 मिनट के बीच की। ठीक है, और दूसरी बात, जिनके पास इंग्लिश पेडागोजी सब्जेक्ट है बीएड में, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम भावना त्यागी ऑफिशियल करके है, आप सर्च कर सकते हैं, कहीं ना कहीं मिल ही जाऊंगी। ठीक है, तो वहाँ पे आपको कोई भी पर्सनली मैसेज करना हो, रिक्वेस्ट भेजनी हो तो भेज सकते हैं। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। पीडीएफ है कॉलेज विद भावना के नाम से। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं मिल रहा है तो कमेंट कर देना, मैं आपको दे दूंगी। अदरवाइज सर्च भी कर सकते हैं। अब हमारी 1000 की फैमिली हो गई है, फाइनली 1K सब्सक्राइबर हो गए हैं किस पे, टेलीग्राम पे। तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं किसका, पीडीएफ्स का। क्योंकि अगर आपने बुक भी नहीं खरीदी है और पीडीएफ पढ़ ली हैं तो भी आपका काम बहुत बढ़िया हो जाएगा और आपके पैसे भी बच जाएंगे। ठीक है, और आपके सेकंड ईयर में भी मैं सारे पैसे बचाने वाली हूँ, आपको कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं रिविज़न सीरीज़ का। आज पार्ट फर्स्ट होने वाला है, तो सेशन में बिल्कुल एंड तक बने रहना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, हंसी मजाक चलती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। आपको पूरी वीडियो देखनी है तभी आपको हेल्प होगी। तो ये हमारी ऑलमोस्ट 1 यूनिट तो कंप्लीट हो ही जानी है आज। देखो एक एक टॉपिक लेके चलेंगे। दूसरा, आपका जो टॉपिक पिछली बार में रह गया था, जैसे कि बिहेवियर टेक्नोलॉजी की बहुत डिमांड थी कि आपने बिहेवियर टेक्नोलॉजी नहीं कराया, तो मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया है बिहेवियर टेक्नोलॉजी को। तो आपको पूरी वीडियो देखनी है और बिहेवियर टेक्नोलॉजी भी आपका कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या होती है। देखो अगर आप लिखना चाहते हैं तो पेपर में थोड़ा सा एजुकेशन के बारे में लिख दें कि एजुकेशन वर्ड कहाँ से आया है, इसका लैटिन वर्ड है एडुकेटम, एडुकेट, एडुकेयर, एडुसेयर। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी कहाँ से आया, टेक्निकोज वर्ड से आया। तो थोड़ा सा अगर हमें क्वेश्चन को बढ़ाना होता है तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। हम सीधी बात पे आते हैं। एजुकेशन टेक्नोलॉजी को एडटेक बोलते हैं। आपने सुना होगा एडटेक कंपनी, ये एडटेक कंपनी का फ़ोन आ रहा था। ये यूट्यूबर्स होते हैं, इनके पास ऑफर आते हैं एडटेक कंपनी के, जो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं। तो ये क्या होती है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, यानी जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से एजुकेशन कराते हैं, एडुकेट कराते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, उसे हम बोलते हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो एजुकेशन के टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाना, टीचिंग लर्निंग को बढ़ाना, यानी पढ़ाने का जो प्रोसेस है इसे आगे लेके जाना, इसे बढ़ाना। इसका बहुत बड़ा एरिया है अगर देखा जाए तो, क्योंकि इसमें बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स यूज़ होते हैं, जैसे कि हार्डवेयर है,
सॉफ्टवेयर है, डिजिटल मीडिया है, ये सब क्यों यूज होते हैं? जिससे कि सपोर्ट किया जा सके एजुकेशन को और बच्चों के आउटकम्स को इम्प्रूव किया जा सके। भाई देखो, जब ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी होंगी तो रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। अब देखो, अब से 50 साल पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी एजुकेशन में, तो रिजल्ट कितने कम आते थे। ज़्यादातर लोग जो हैं गांव के, अगर बोला जाए तो सब खेती में रहते थे, और शहर के भी अगर जाते मतलब करते थे तो बिल्कुल लिमिटेड जॉब। लेकिन आज के टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी है कि टेक्नोलॉजी में ही जॉब अगर लें तो अच्छी खासी सैलरी है, ठीक है। तो लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बच्चों के आउटकम भी अच्छे निकल के आ रहे हैं। एजुकेशन टेक्नोलॉजी को हम बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल क्लासरूम में, यानी पारंपरिक जो कक्षा होती हैं उनमें भी यूज़ कर सकते हैं, जिनमें कोई भी अब तक यूज़ नहीं किया है टेक्नोलॉजी का। ऑनलाइन कोर्सेज में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अब हम ऑनलाइन कोर्स में यूज़ कर रहे हैं। डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, अगर कोई अपने घर से बैठ के पढ़ना चाहता है तो वो भी पढ़ सकता है। पहले हमें नीट की तैयारी अगर करनी होती थी तो हम दिल्ली और कोटा जाते थे, लेकिन अब अगर हमें करनी हो, डिस्टेंस लर्निंग करनी हो, तो हमें क्या है, घर से ही सुविधा उपलब्ध है, ठीक है। वो किसकी वजह से है? एजुकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से, एडटेक की वजह से, ठीक है। It can help to personalize learning, make content more engaging and provide students with instant feedback and assessment। यानी ये हर एक बच्चे पे ध्यान देती है। अगर क्लास में एडटेक के थ्रू यानी टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ाया जा रहा है तो हर बच्चे को केटर किया जाता है, हर बच्चे पे ध्यान दिया जाता है। इसमें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होते हैं और बच्चों को साथ के साथ फीडबैक भी दिया जाता है और उनका आकलन भी साथ के साथ किया जाता है। जैसे कि कोई मैडम है और पढ़ा रही हैं, प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ा रही हैं, ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू पढ़ा रही हैं, तो उसमें बच्चों का मजा भी आता है पढ़ने में। और मैडम क्या है, साथ के साथ पूछ भी लेती हैं कि तुम्हें समझ आया नहीं आया, और नहीं आ रहा है तो साथ के साथ दोबारा बता देती हैं। तो इंस्टेंट फीडबैक भी मिलता है और असेसमेंट भी होता है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ द पोटेंशियल, यानी इसमें इतना पोटेंशियल है कि ये एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति लेके आया है। इसने क्या है, इम्प्रूव किया है एजुकेशन की क्वालिटी को, और लर्नर्स वर्ल्ड वाइड, यानी पूरे देश में क्या, पूरे विश्व में एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया है एजुकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है। ये फैसिलिटेट करता है कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट, यानी शिक्षक और छात्रों के बीच सहयोग और संचार की सुविधा प्रदान करता है। यानी टीचर और बच्चों का इंटरेक्शन भी होता है, कम्युनिकेशन भी होता है और कोलैबोरेशन भी होता है, यानी एक दूसरे को सहयोग भी करते हैं और टीचिंग को इफेक्टिव बनाते हैं, ठीक है। पहले क्या था, इतने सड़ू सड़ू से टीचर थे कि बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, अगर नहीं समझ आए तो बच्चे के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि पूछ ले। आजकल क्या है, टेक्नोलॉजी है, टीचर पे भी जोर नहीं पड़ता बताने में कि भाई दोबारा बता रहे हैं तो दोबारा बैक करके बता देते हैं, है ना। और पहले क्या था, अगर क्वेश्चन कोई दोबारा समझाना हो तो बोर्ड पे क्या है, उसे दोबारा करने में टीचर दोबारा तो कर देगा टीचर, लेकिन अगर तीसरी बार चौथी बार किसी बच्चे ने पूछ लिया कि समझ नहीं आया तो बड़ा जोर पड़ता था टीचर्स पे, स्पेशली मैथ के टीचर्स पे। मेरे साथ तो बहुत हुआ है, तो आप लोगों के साथ भी होगा। टीचर क्या है, ये सोचते हैं कि सामने वाला क्या है, बच्चा बिल्कुल मोटी बुद्धि का है, तो क्या है, इसमें टीचर्स का भी फायदा है और बच्चों का भी फायदा है। कोलैबोरेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है। Education technology provides students with access to resources and learning opportunities that may be available in traditional classroom setting। यानी जो पारंपरिक कक्षा थी उनमें जो चीज़ें अवेलेबल नहीं थी आज के टाइम में वो भी अवेलेबल हैं। सभी को मौका मिलता है सीखने का और रिसोर्सेज भी मिलती हैं बच्चों को भी और टीचर्स को भी। टीचर्स को सिखाने का मौका मिलता है, बच्चों को सीखने का मौका मिलता है। It can support teachers in developing and delivering effective lessons and instructional material। यानी ये शिक्षकों को प्रभावी पाठ और निर्देशात्मक सामग्री विकसित करने और वितरित करने में सहायता करते हैं। बच्चों को इफेक्टिव लेसन हम बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, बिल्कुल प्रभावी तरीके से पाठ को पढ़ा सकते हैं, और जो हमें निर्देश देने होते हैं, जो इंस्ट्रक्शन देने होते हैं, वो भी हम इफेक्टिव तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। अब इफेक्टिव तरीके से कैसे दे सकते हैं, देखो पहले के टाइम पे क्या था, जैसे कि सेमिनार हॉल सभी स्कूल में, कॉलेजेस में हैं, तो अगर वहाँ पे 1000 बच्चे हैं तो टीचर क्या है, चिल्ला चिल्ला के ही बोलता था, या फिर माइक थे। आजकल क्या है, कान में लगाने वाले माइक आ रहे हैं, छोटे माइक आ रहे हैं, तो इजीली चीज़ें क्या है, कन्वींस हो जाती हैं, सब चीज़, सारा कंटेंट भी डिलीवर हो जाता है और सारा चीज़ मैनेज भी हो जाती है, ठीक है। Education technology can help to bridge the digital divide by providing access to technology and digital resources to अंडर रिजर्व्ड कम्युनिटीज़, यानी जो ऐसा समुदाय है जहाँ तक एजुकेशन पहुँच नहीं सकती है, जो वंचित ग्रुप के लोग हैं, वहाँ तक भी क्या है, एजुकेशन पहुँच पा रही, किसके माध्यम से, डिजिटल के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ठीक है।
जो अंडर रिजर्व्ड होते हैं बच्चे। डेफिनेशन देख लेते हैं। GOM लीथ ने डेफिनेशन दी है 1967 में, कोई ज़रूरत नहीं है डेट को याद करने की, ये तो लिखी हुई है क्योंकि बुक में भी लिखी हुई थी। तो GOM लीथ ने दिया है कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज अ सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, यानी जो साइंटिफिक नॉलेज है, भाई साइंटिफिक नॉलेज ही तो है जो नई नई टेक्नोलॉजी बन रही है, तो इसे हम एक तरीके से अप्लाई करते हैं कहाँ पे, टीचिंग लर्निंग में, एंड कंडीशंस ऑफ लर्निंग टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, एक सिस्टमेटिक एप्लीकेशन है साइंटिफिक नॉलेज का, जहाँ पे सीखने सिखाने का काम होता है, और जो सीखना सिखाना है ये क्या है, और भी इम्प्रूव होता है। ठीक है। शिव के मित्र ने डेफिनेशन दी है कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी कैन बी कंसीव एज अ साइंस ऑफ टेक्निक्स एंड मेथड्स बाय विच एजुकेशनल गोल्स कुड बी रियलाइज्ड। यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, साइंस की टेक्निक्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं जिसमें हमारे जो पढ़ने और पढ़ाने के उद्देश्य हैं वो सारे हमें मिल जाते हैं। ठीक है भाई। अब आप लोग हैं, अगर YouTube नहीं होती मानो, या फिर चलो मेरा चैनल नहीं होता तो आप कहीं और देख लेते, लेकिन अगर YouTube ही नहीं होती तो आप कैसे पढ़ते। तो YouTube क्या है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है एजुकेशन के लिए, या फिर ऐप मान सकते हैं, बहुत सारे ऐप हैं जहाँ पे आप एजुकेशन लेते हैं। तो इनसे क्या है, आपको अपने एजुकेशनल गोल्स अचीव हो रहे हैं कि आप अच्छे नंबर ले पा रहे हैं या फिर अच्छी स्टडी कर पा रहे हैं। ठीक है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, इनके लक्षण देख लेते हैं। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी की क्या विशेषता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ कंट्रीब्यूटेड इन डेवलपिंग वेरियस मेथड्स। भाई एजुकेशन टेक्नोलॉजी में बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि माइक्रो टीचिंग मेथड वहीं से आया है, इंटरेक्शन एनालिसिस जो होता है, ऑडियो विजुअल एड्स यानी जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं या फिर आप फ़ोन से पढ़ रहे हैं, या फिर प्रोग्राम लर्निंग मेथड भी यहीं से आया है। ठीक है। इसका फील्ड कौन कौन सा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का कहाँ कहाँ यूज़ होती है, तो मनोविज्ञान में हो रही है, विज्ञान में, प्राद्योगिक में यानी टेक्नोलॉजी में, प्रणाली में, कला में, ऑडियो विजुअल एड्स में मशीनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो बहुत सारी मशीनों का यूज़ किया जाता है, चाहे साइंस हो, आर्ट हो, कुछ भी हो, है ना। तो आजकल तो सभी जगह मशीन्स का यूज़ होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। जो साइंटिफिक नॉलेज होती है उसी को ही तो हम अप्लाई करते हैं, है ना। कोई मेथड आया नया मार्केट में तो वो क्या है, साइंटिफिक नॉलेज है, और हम उसे अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या है, हम अप्लाई कर रहे हैं, है ना। ये क्या है, लेसन को, प्रोसेस को इजी बनाती है, हेल्पफुल इन टीचिंग, प्रोसेस इजी आसान बना देती है, क्लियर बना देती है, टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाती है और साइंटिफिक बना देती है, यानी सभी को मजा आता है पढ़ने में। कंटिन्यूस डायनेमिक टेक्नोलॉजी यानी कंटिन्यूसली चेंज भी होती जा रही है। आज आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, आज आप फोन से पढ़ रहे हैं, कल पता नहीं क्या चीज़ आ जाएगी। तो क्या है, कंटिन्यूसली चेंज भी होती जा रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है ना। मीडियम है कम्युनिकेशन का, डिजायर्ड चेंज इन पॉसिबल इन द बिहेवियर ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट, यानी बच्चों के बिहेवियर में भी चेंज हो रहा है और टीचर के बिहेवियर में भी चेंज हो रहा है। ठीक है। क्योंकि टीचर को क्या है, कंटेंट भी ज़्यादा मिल रहा है और TLM मिल रहा है, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल मिल रहा है, जिससे टीचर अच्छी तरीके से पढ़ा सकता है, अपनी स्किल्स को दिखा सकता है। पहले क्या है, लिखने में ही लगा रहता था। आप देखो जैसे कि ये PPT नहीं होती तो मैं आपको सिर्फ एक ही टॉपिक बता पाती कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी होता क्या है, क्योंकि 1 घंटा तो इसी में ही निकल जाता लिखने में। लेकिन अब मैं सारा मटेरियल लिख के ले आई हूँ, तो मुझे क्या है, सिर्फ आपको बोल के समझाना है। तो ये फायदा ही तो है टेक्नोलॉजी का, है ना। आगे चलते हैं। हार्डवेयर बेस्ड अप्रोच, देखो थोड़ा सा स्पीडली आपको लग सकता है कि बहुत ज़्यादा तेज मैं पढ़ा रही हूँ, भाई स्पीडली इसलिए पढ़ा रही हूँ, कंटेंट बहुत ज़्यादा है, 70 से 80 स्लाइड हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है 1 घंटे के अंदर कवर करना। और अगर 1 घंटे के अंदर कवर ना करूँ तो कम से कम 2-2.5 घंटे की क्लास बनेगी, और 2-2.5 घंटा आप लोग देख नहीं पाएंगे। अगर मैं इसे लाइव पढ़ाती तो कम से कम 3 घंटे में कवर होती। ठीक है। क्योंकि लाइव में बीच बीच में हम चैट भी देख लेते हैं। हार्डवेयर बेस्ड अप्रोच, हार्डवेयर बेस्ड अप्रोच क्या है, तो हार्डवेयर बेस्ड अप्रोच टू एजुकेशन टेक्नोलॉजी एम्फेसाइज द यूज ऑफ फिजिकल टूल्स एंड डिवाइसेस टू डिलीवर एजुकेशनल कंटेंट एंड फैसिलिटेटेड लर्निंग। यानी हार्डवेयर क्या होता है, जो फिजिकल टूल्स हैं, जैसे कि मेरा लैपटॉप है ये, और ये पेन है, ये क्या है, हार्डवेयर अप्रोच है जो हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इनके अंदर जो चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे कि लैपटॉप में जो ऐप यूज़ हो रहा है जिससे मैं पढ़ा रही हूँ, ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर हो गया। तो हार्डवेयर के अंदर आ जाते हैं फिजिकल टूल्स जिनसे एजुकेशनल कंटेंट को डिलीवर किया जाता है, लर्निंग को आसान बनाया जाता है। ठीक है। तो हार्डवेयर बेस्ड एजुकेशन टेक्नोलॉजी टूल्स कैन इंक्लूड, देखो कंप्यूटर आ जाता है, टैबलेट है, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड है, प्रोजेक्टर है, ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट है। ठीक है। तो जितने भी सारी चीज़ें हैं ये सारी किसके अंदर आ जाती हैं, हार्डवेयर के अंदर आ जाती हैं। These tools can be used to create and present multimedia content, provide access to digital resources
एंड लर्निंग मटेरियल्स एंड फैसिलिटेट इंटरेक्टिव लर्निंग एक्टिविटीज़, यानी इन उपकरणों का उपयोग मल्टीमीडिया सामग्री बनाने में। मल्टीमीडिया क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जिसमें आपकी सारी सेंसेस इन्वॉल्व हो, बहुत सारे मीडिया अगर हम यूज़ करें, बहुत सारी टेक्नोलॉजी अगर हम यूज़ करें, उससे कंटेंट प्रोवाइड करें। जैसे कि ऑडियो विजुअल एड्स है, उसके अंदर दो टेक्नोलॉजी यूज होती है, ऑडियो भी और विजुअल भी, है ना। तो उससे कंटेंट को प्रोवाइड कराना और लर्निंग को क्या है, इफेक्टिव बनाना, इंटरेक्टिव बनाना। हार्डवेयर बेस्ड अप्रोच एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग द राइट इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस ऑफ सपोर्ट लर्निंग, यानी हार्डवेयर आधारित दृष्टिकोण सीखने का समर्थन करने के लिए सही उपकरण और बुनियादी ढांचे के महत्व पर जोर देता है। हार्डवेयर बेस्ड अप्रोच कैन प्रोवाइड टीचर्स विद द टूल्स दे नीड टू एंगेज स्टूडेंट्स इन डिफरेंट वेज एंड प्रोवाइड अ मोर इमर्सिव लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी जो हार्डवेयर बेस्ड अप्रोच है ये टीचर्स को क्या है, एक ऐसी चीज़ देता है जिससे कि बच्चे एंगेज हो सकें। जैसे कि कंप्यूटर ही मान लो, तो कंप्यूटर अगर टीचर को मिला तो उससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देती हूँ कि जब हम कंप्यूटर लैब में जाते थे तो हमारा बहुत मजा आता था, ठीक है। तो इससे बच्चे क्या है, खुश होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होते हैं। अब है सॉफ्टवेयर अप्रोच। सॉफ्टवेयर अप्रोच क्या होते हैं, जो कंप्यूटर, लैपटॉप, जितने भी वाइट बोर्ड या डिजिटल बोर्ड, इनके अंदर जो एप्लीकेशंस यूज होती हैं, सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन होती हैं, जैसे कि फ़ोन है, फ़ोन हमारा खाली डिब्बा है ना, मशीन है। अगर उसके अंदर ऐप ना हो तो कैसे पढ़ेंगे, अगर उसके अंदर यूट्यूब ना हो तो फिर हम कैसे पढ़ेंगे, उसके अंदर व्हाट्सएप ना हो तो फिर चैट कैसे करेंगे, वीडियो कॉल कैसे करेंगे। तो वो सारे ऐप क्या है, वो सॉफ्टवेयर अप्रोच है। लेकिन आपका फ़ोन क्या है, हार्डवेयर अप्रोच है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, पेपर में आप लिख देंगे बना के भी, ठीक है। सॉफ्टवेयर बेस्ड अप्रोच, तो सॉफ्टवेयर बेस्ड अप्रोच टू एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोकस ऑन द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड डिजिटल टूल्स यूज टू क्रिएट, डिलीवर एंड मैनेज एजुकेशनल कंटेंट, यानी जितने भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती हैं जिनके द्वारा हम कंटेंट को डिलीवर कर पाते हैं, सामग्री का वितरण कर पाते हैं और एजुकेशन को इफेक्टिव बनाते हैं, ठीक है। Software based educational tools can include learning management system, educational apps, online learning platform, multimedia, authoring software, simulation software, game based learning software, यानी जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जितने भी ऐप होते हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर बेस्ड अप्रोच के अंदर आते हैं, ठीक है। These tools can be used to create interactive learning experience, यानी जितने भी ये टूल्स हैं, जितने भी उपकरण हैं, ये टीचिंग को क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाते हैं। बच्चे की प्रोग्रेस भी हम टाइम टू टाइम देख पाते हैं, उन्हें पर्सनलाइज्ड लर्निंग करा पाते हैं, यानी हर एक बच्चे को अलग से भी हम इंस्ट्रक्शन दे पाते हैं। जैसे कि आप लोग हैं, अगर मेरे फ़ोन में इंस्टाग्राम ना हो या फिर टेलीग्राम ना हो तो मैं आपको पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन या पर्सनलाइज्ड कुछ भी हेल्प कैसे दे सकती हूँ। अब आप मैसेज करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन रहता है, किसी का कोई क्वेश्चन रहता है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, सॉफ्टवेयर अप्रोच की वजह से हो रहा है। भाई फ़ोन सबके पास है, लेकिन अगर मैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ये सारी चीज़ें नहीं चलाती तो इंटरेक्शन नहीं हो पाता, है ना। तो इससे क्या है, हम बच्चे की प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं और पर्सनलाइज लर्निंग भी दे सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर बेस्ड अप्रोच एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेलेक्टिंग द राइट सॉफ्टवेयर टूल्स टू सपोर्ट स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड एंगेज स्टूडेंट, यानी सॉफ्टवेयर बेस्ड अप्रोच किस पे ज़्यादा जोर देती है कि राइट हमें ऐप सेलेक्ट कैसे करना है, सॉफ्टवेयर टूल सेलेक्ट कैसे करना है, जिससे कि हम बच्चों के उद्देश्यों को पूरा कर सकें और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल कर सकें, ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा है। सॉफ्टवेयर बेस्ड अप्रोच कैन प्रोवाइड स्टूडेंट विद एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ दैट मे नॉट बी अवेलेबल इन ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटिंग, यानी जो पारंपरिक क्लास थी उनमें जो चीज़ें नहीं थी वो आज के टाइम में अवेलेबल हो रही हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल हो रहे हैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से, हार्डवेयर के माध्यम से, जिससे लर्निंग इफेक्टिव हो रही है और सभी को मौके मिल रहे हैं। अगर दोनों को कंबाइन करके पढ़ें तो भाई कंबाइन करके अगर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंबाइन कर देते हैं तो पूरा एक तरीका बन जाता है हमारे पढ़ने और पढ़ाने का, है ना। ये तो बात माननी पड़ेगी। तो जो दोनों का कॉम्बिनेशन है टू एडटेक कैन प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड का मतलब होता है व्यापक, यानी बहुत बड़े स्तर पे बच्चों को एंगेज करता है सीखने और सिखाने में, बच्चों की नीड्स को पूरा किया जाता है, डाइवर्स लर्नर्स को बेसिकली। अब देखो जैसे कि मैं वीडियो बना रही हूँ
तो अगर इसे 2000 लोग या 1000 लोग देखते हैं तो उन हजार लोग में से किसी को कोई चीज़ पसंद आएगी, यानी डाइवर्स लर्नर मिलेंगे, अलग अलग तरीके से सीखने वाले बच्चे इसके अंदर होंगे। तो सभी की नीड्स पूरी हो रही है। किसी को स्पीड बढ़ा के देखनी है तो इसमें स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, किसी को कम स्पीड में देखना है तो कम भी देख सकते हैं, किसी को देर में समझ आ रहा है तो दोबारा भी देख सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये क्या है, इसमें सभी की नीड्स को पूरा किया जा रहा है। ठीक है, जो यूज़ है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, ये पर्सनलाइज लर्निंग में हेल्प करता है, यानी अलग अलग बच्चे को अगर हमें हेल्प करनी है तो भी हम हेल्प कर सकते हैं। जो कंटेंट है, जो सामग्री है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करते हैं हर लोगों को, और बच्चों को इंस्टेंट फीडबैक दिया जाता है और असेसमेंट किया जाता है, यानी साथ के साथ आकलन हो जाता है और फीडबैक भी मिल जाता है। ठीक है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो टीचिंग को क्या है, फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, क्रिएट करता है। अलग अलग लर्निंग स्टाइल वाले बच्चों की भी हेल्प होती है, उन्हें प्रेफरेंस भी दिया जाता है। इन दोनों को मिला के हम टीचर और स्टूडेंट कोलैब कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं इफेक्टिव तरीके से। ठीक है भाई, क्लासरूम में अगर हम पढ़ा रहे हैं तो अगर डिजिटल बोर्ड के थ्रू पढ़ा रहे हैं तो टीचर बच्चों से इंटरेक्शन कर सकता है कि बच्चों ये टॉपिक नहीं समझ आया तो मैं दोबारा से पीछे कर देती हूँ स्लाइड्स को, है ना। दोनों अप्रोच को अगर कंबाइन करें तो ये इफेक्टिव है सीखने और सिखाने के लिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव और एंगेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती हैं बच्चे को भी, टीचर को भी। ठीक है, यूजफुलनेस ऑफ एडटेक फॉर अ क्लासरूम टीचर, टीचर के लिए कैसे हेल्पफुल है कि पर्सनलाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस, यानी अलग अलग बच्चे को पर्सनलाइजेशन ऑफ लर्निंग, अलग अलग बच्चे को सिखा सकते हैं। हर एक बच्चे की नीड्स को पूरा किया जा सकता है, हर एक बच्चे के इंटरेस्ट को पूरा किया जा सकता है, हर बच्चे पे ध्यान दिया जा सकता है कि किस बच्चे को मज़ा आ रहा है पढ़ने में, किसको नहीं आ रहा है। देखो पहले के टाइम पे क्या है, पहले क्या आप भी पढ़ाते हैं वैसे तो बोर्ड पे, तो जैसे कि बोर्ड पे पढ़ा रहे होते हैं तो टीचर की पीठ घूमी रहती है तो उसे पता नहीं चलता कि किस बच्चे का इंटरेस्ट बन रहा है, किसका नहीं बन रहा है, किसकी नीड पूरी हो रही है, किसकी नहीं हो रही। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ा रहे हैं तो टीचर को क्या है, बस अंडरलाइन करना है या फिर कम एफर्ट्स लगाना है एज कम्पेयर टू लिखने के। भाई इतना ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता। ठीक है, तो क्या है, हम अब जैसे कि मैं लाइव आपके साथ इंटरेक्शन करती हूँ तो मैं आपके चैट भी देख लेती हूँ और पढ़ा भी लेती हूँ। ठीक है, इसी तरीके से अब टीचर किसी भी एजुकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाता है तो वो पढ़ा भी लेता है और बच्चों पे भी ध्यान दे देता है। ठीक है, इंटरेक्टिव लर्निंग यानी सीखने को इफेक्टिव बनाता है, इंटरेक्टिव बनाता है, अंत्यक्रिया होती है, इंटरेक्शन अंत्यक्रिया होता है, यानी टीचर का बच्चे के साथ, बच्चे का टीचर के साथ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शामिल होते हैं, बच्चे मोटिवेटेड भी रहते हैं सीखने के लिए और इंटरेस्टेड भी रहते हैं जो उन्हें पढ़ाया जा रहा है। इंस्टेंट फीडबैक और असेसमेंट, यानी साथ के साथ फीडबैक दिया जाता है और उनका आकलन भी हो जाता है। ठीक है, और जहाँ बच्चों को समझ नहीं आए वहाँ एडिशनल सपोर्ट दिया जाता है, क्लैरिफिकेशन की जाती है। एक्सेस टू डिजिटल रिसोर्सेज, यानी डिजिटल संसाधनों की जहाँ तक पहुँच नहीं हो पा रही है वहाँ तक भी पहुँच पा रहे हैं। वाइड रेंज है एक तरीके से। अब देखो देश के किसी कोने में भी बच्चा बैठा है और वो डिजिटल के माध्यम से पढ़ सकता है और अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकता है। और जैसे कि कोई टीचर है वो बाहर जा नहीं सकता पढ़ाने के लिए, उनके यहाँ पे कन्वेंस नहीं है, तो वो पढ़ा सकता है, यूट्यूब पे आके पढ़ा सकता है, अपनी कोई भी कहीं भी जाके कहीं भी ऑनलाइन भी पढ़ा सकता है। ठीक है, वीडियोस के माध्यम से, ऑनलाइन आर्टिकल्स के माध्यम से, लर्निंग एक्टिविटी, इंटरेक्टिव लर्निंग एक्टिविटीज़ के माध्यम से। ठीक है, इम्प्रूव कोलाबोरेशन, यानी जो सहयोगात्मक है उसे भी बेहतर बनाता है। तो ये सहयोगात्मक को सुगम बनाता है, बच्चे टीचर्स को सहयोग करते हैं, टीचर्स बच्चों को सहयोग करते हैं। कम्युनिकेशन होती है टीचर और बच्चों के बीच में, जिससे कि लर्निंग क्या है, इफेक्टिव होती है, पीयर लर्निंग होती है, टीम लर्निंग होती है। ठीक है, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, यानी दक्षता बढ़ाई जाती है, बच्चों का टाइम भी सेव होता है और टीचर का भी टाइम सेव होता है। अब 40 मिनट का पीरियड होता है क्लास के अंदर, तो 40 मिनट में टीचर एक टॉपिक पढ़ा पाता है। लेकिन अगर वो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा है या पीपीटी के थ्रू पढ़ा रहा है या किसी भी तरीके से पढ़ा रहा है, ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू पढ़ा रहा है, तो 40 मिनट में कम से कम आधा चैप्टर कवर हो जाएगा अगर सही तरीके से पढ़ा है, और अगर स्पीडली पढ़ा रहा है तो पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, दक्षता भी बढ़ाता है, क्रिएटिविटी को भी बढ़ाता है। तो एडटेक प्रोवाइड लर्नर्स विद द टूल्स दे नीड टू क्रिएट मोर इंटरेक्टिव एंड क्रिएटिव लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर देयर स्टूडेंट्स। रचनात्मकता को भी बढ़ाता है। प्रोमोटिंग इक्विटी, यानी समता मिलती है, समता को बढ़ावा मिलता है। समता और समानता क्या होता है, इक्विटी और इक्वलिटी। इक्वलिटी होता है कि सारे बच्चों को डिजिटल बोर्ड से पढ़ा रहे हैं, ये तो हो गई इक्वलिटी। ठीक है,
और अगर एक कोई बच्चा है उसे देखने में प्रॉब्लम है, पीछे बैठा है और वो उसे टीचर पहचान रहा है कि इसे दिख नहीं रहा है, तो उसे आगे बैठाया जा रहा है, तो ये क्या हुआ, इक्विटी हुआ। यानी हर एक बच्चे पे ध्यान देना कि बच्चा अगर सुन नहीं पा रहा है तो भी उसे आगे बैठाएं, देख नहीं पा रहा है तो उसे आगे बैठाएं। ठीक है, तो ये क्या है, इक्विटी को भी बढ़ावा देना। प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होती है, तो एडटेक जो है एजुकेशन टेक्नोलॉजी टूल्स जो हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट करते हैं। टीचर्स की जितनी भी स्किल्स हैं वो डेवलप होती हैं, रिफाइन होती हैं, यानी पढ़ाने का तरीका और बेहतर होता है। ठीक है, तो ओवरऑल ये देखा जाए तो भाई इसके यूज़ ही यूज़ हैं, बढ़िया है, टीचिंग को इफेक्टिव बनाता है, पढ़ने पढ़ाने के तरीके को बढ़िया बनाता है, बच्चे ज़्यादा शामिल होते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, इक्विटी को बढ़ावा मिलता है। तो बाद में ये भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इसलिए ज़्यादा फोकस मैंने इस पर किया है, एक बार नहीं 10 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, और मेरी बातों पर विश्वास मत करना, पेपर देख लेना। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यानी इसके रूप कौन कौन से हैं। फर्स्ट है टीचिंग टेक्नोलॉजी, सेकंड है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी और थर्ड है बिहेवियर टेक्नोलॉजी। भाई नाम से ही पता चल रहा है टीचिंग टेक्नोलॉजी यानी इसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी यानी टीचर इंस्ट्रक्शन दे रहा है, लेकिन बिहेवियर टेक्नोलॉजी में क्या है, टीचर के बिहेवियर को मॉडिफाई किया जाएगा, टीचर को कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं एक एक करके सारों को। तो फर्स्ट है टीचिंग टेक्नोलॉजी यानी शिक्षण प्रौद्योगिकी। टीचिंग टेक्नोलॉजी रिफर्स टू द टेक्नोलॉजी टूल्स एंड रिसोर्सेज दैट आर यूज्ड टू सपोर्ट द डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी जिसमें निर्देश दिए जाते हैं। भाई टीचिंग टेक्नोलॉजी यानी टीचर क्या है, कैसे पढ़ाएगा, निर्देश देके। तो इसके अंदर क्या है, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन यानी बहुत सारी मीडिया के थ्रू पढ़ाना। मल्टीमीडिया के अंदर ऑडियो विजुअल, ऑडियो खाली विजुअल और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारी डिवाइसेज यानी डिजिटल बोर्ड के थ्रू पढ़ाना। तो ये सारे मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन आ जाते हैं, विजुअल एड्स और बहुत सारी रिसोर्सेज जो कि हेल्प करती हैं टीचर्स की कम्युनिकेट करने में, इंफॉर्मेशन को इफेक्टिव बनाने में। तो कुछ तरीके हैं यहाँ पे टीचिंग टेक्नोलॉजी के जो कि यूज़फुल हैं पढ़ाने के लिए। पूरी ही बुक का नाम ले लिया मैंने। तो फर्स्ट है एनहांसिंग एंगेजमेंट, यानी टीचिंग टेक्नोलॉजी जो है वो क्या है, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज करती है सीखने में, इंटरेक्शन बनाती है यानी अंतःक्रिया ज़्यादा होती है, बच्चों का मोटिवेशन भी इम्प्रूव होता है कि बच्चे मोटिवेटेड रहते हैं पढ़ने के लिए और इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा लंबे समय तक याद कर पाते हैं, सीख पाते हैं। ठीक है, सपोर्टिंग डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, एक सेकेंड क्या हो गया ये, सपोर्टिंग डिफरेंट लर्निंग स्टाइल यानी अलग अलग लर्निंग स्टाइल वाले जो बच्चे हैं उन्हें भी हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, क्योंकि 4 तरीके के लर्निंग स्टाइल तो बेसिकली माने ही जाते हैं, जिसे हम वार्क के नाम से बोलते हैं। वार्क यानी विजुअल लर्नर जो देख के पढ़ते हैं, ऑडियो लर्नर जो सुन के पढ़ना पसंद करते हैं, आर यानी जो पढ़ के मतलब रीड करके पढ़ना पसंद करते हैं, के होता है काइनेस्थेटिक यानी खेल कूद करने वाले कुछ बच्चे नहीं होते हैं जो खेल कूद करके पढ़ते हैं। तो ये वार्क यानी अलग अलग लर्निंग स्टाइल वाले बच्चों को केटर किया जाता है, उन्हें सपोर्ट मिलता है। देखो लिखा भी हुआ है विजुअली, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, इंक्रीजिंग एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना तक पहुंच बढ़ाना। तो टीचिंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है बच्चों को एक्सेस ऑफ वेल्थ ऑफ इन्फॉर्मेशन यानी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल पाती है वीडियोज़ के थ्रू, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स के थ्रू। अब देखो जैसे कि आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो शॉर्ट में नहीं तो डिटेल में आपको हर तरीके से मिल जाएगा, डिटेल में भी मिल जाएगा, शॉर्ट में भी मिल जाएगा, वेरी शॉर्ट में भी मिल जाएगा। किसके माध्यम से, ऑडियो वीडियोज़ के माध्यम से, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स के माध्यम से, ऑनलाइन रिसोर्सेज के माध्यम से, जिससे आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हो, किसी भी टॉपिक को सही तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि देखो कोई भी टॉपिक आपको समझना है, स्पेशली किसी जैसे कि रिवीजन सीरीज है और इसमें से कोई भी एक अलग टॉपिक आपको दोबारा से पढ़ना है, तो आप ये दोबारा वीडियो देखने की बजाय प्लेलिस्ट में जाएंगे और उसी टॉपिक को खोल लेंगे। ठीक है, तो ये फ़ायदा ही तो है ऑनलाइन रिसोर्सेज का, इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ती है और टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है, सपोर्टिंग क्लासरूम मैनेजमेंट यानी कक्षा प्रबंधन का भी समर्थन करता है, क्योंकि टीचिंग टेक्नोलॉजी ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से जब पढ़ाते हैं तो क्लास को सही तरीके से मैनेज कर लेते हैं, बच्चों को मॉनिटर कर लेते हैं। मॉनिटर यानी हर बच्चे पे निगाह रहती है, हर बच्चे पे ध्यान रहता है, उनके बिहेवियर पे, उनके पार्टिसिपेशन पे, कितना बच्चे सक्रिय रोल से पार्टिसिपेट कर रहा है, भागीदारी कर रहा है, और जो कंटेंट हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उस पर किस तरीके से उसे ईजी बनाना है। ठीक है,
अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं टीचिंग टेक्नोलॉजी की, तो इसके अंदर सारे डोमेन्स आ जाते हैं। हमारे कितने डोमेन होते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी में अगर देखा जाए तो 3 डोमेन होते हैं। कोग्निटिव यानी हमारे दिमाग से रिलेटेड, जिसे हम संज्ञानात्मक कहते हैं। सेकंड है अफेक्टिव, जिसे संवेगात्मक कहते हैं, अफेक्टिव जिसमें हमारे संवेग आ जाते हैं, ठीक है। थर्ड है कोग्निटिव या कोनेटिव बोलते हैं, जिसे गत्यात्मक पक्ष बोलते हैं, कोग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर, साइकोमोटर यानी जिसमें हमारी डूइंग एक्टिविटीज आती है, कोग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर, ठीक है। कोग्निटिव यानी हमारी दिमाग से रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज़ है, हमारा हेड, हमारा ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, थिंकिंग है, परसेप्शन है, इमेजिनेशन है, वो सारी कोग्निटिव के अंदर। अफेक्टिव के अंदर हमारी हार्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़, और साइकोमोटर के अंदर हमारी डूइंग एक्टिविटीज़ यानी हमारे हाथ से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी आ जाती हैं, ठीक है। तो हम ये कैसे अचीव कर सकते हैं, इन तीनों डोमेन को अचीव किया जा सकता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। इससे इट मेक द टीचिंग मोर इफेक्टिव, यानी जो टीचिंग है, जो शिक्षण है, उसे और भी इफेक्टिव बना देता है, ये प्रभावी बना सकता है। शिक्षण प्रौद्योगिक शिक्षा के दार्शनिक, समाजशास्त्रीय और वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित है, यानी फिलोसफी पे बेसिस है, सोशियोलॉजी पे बेस्ड है और साइंटिफिक नॉलेज पे बेस्ड है। ये साइंटिफिक नॉलेज ही तो है जो इसे हम अप्लाई कर रहे हैं, है ना। टीचिंग कैन बी ऑर्गेनाइज एट 3 लेवल्स, यानी 3 लेवल पे टीचिंग को ऑर्गेनाइज किया जाता है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। ये लेवल भी मैंने आपको कराए हैं, अब जब दोबारा से रिवीजन कराऊंगे उसके अंदर भी आ जाएंगे। 3 हमारे लेवल होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल में बच्चा जब छोटा होता है तो रट्टा मारता है, जैसे कि 2 का टेबल वो रट रहा है, उसे कुछ पता नहीं है कि कैसे मल्टीप्लाई होना है, क्या होना है, 2 का 3 का रट्टे मारने में लग रहा है। अंडरस्टैंडिंग लेवल जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 6th-7th में आ जाता है, बच्चा सारी चीज़ों को क्या है समझ के करने लगता है। रिफ्लेक्टिव लेवल यानी जब बच्चा दर्शाने लगता है, शो करने लगता है, उससे कुछ भी पूछो बताने लगता है, और अगर ये पूछेंगे कि ये चीज़ कहाँ से आई तो वो भी समझा देगा, ठीक है। तो ये होता है। एज अ सिस्टम इट कंसिस्ट इन द इनपुट्स प्रोसेस एंड आउटपुट्स विद द फोकस ऑन टीचर, यानी एक क्या है, एक प्रणाली के रूप में इसमें शिक्षण पर ध्यान देने के साथ इनपुट, प्रक्रिया और आउटपुट भी शामिल है, कि क्या इनपुट हम दे रहे हैं, क्या आउटपुट हमारा निकल रहा है और क्या प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। 3 ही तो प्रोसेस होते हैं, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस, यानी क्या इनपुट है, क्या आउटपुट निकल के आ रहा है और कैसी प्रक्रिया चल रही है। भाई हम कोई भी काम शुरू करते हैं, चलो बिजनेस ही मान लो, तो इनपुट यानी कितना हम उसमें लगा रहे हैं, आउटपुट यानी क्या निकल के आ रहा है, और जो सारी चीज़ें चल रही है ये क्या है, प्रोसेस यानी पूरी प्रक्रिया, ठीक है। इसी तरीके से पढ़ाई में है। टीचर लर्निंग प्रोसेस कैन बी मेड इफेक्टिव विद द हेल्प ऑफ टीचिंग टेक्नोलॉजी, यानी जो शिक्षण तरीका है जो इफेक्टिव बना जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है इसे इफेक्टिव बनाया जा सकता है टीचिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से। मुझे बार बार पूरी बुक का नाम याद आ रहा है, टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। पता नहीं क्या हो रहा है आज, ठीक है। तो होपफुली ये समझ आया होगा। आगे चलते हैं। अब है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, यानी शिक्षण प्रौद्योगिकी, इंस्ट्रक्शन देना बच्चों को। तो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी रिफर्स टू द टेक्नोलॉजी टूल्स एंड रिसोर्सेज दैट आर यूज्ड टू क्रिएट एंड डिलीवर इंस्ट्रक्शनल कंटेंट। अब तक पढ़ाने की बात थी, अब क्या है, निर्देश देना, कि बच्चों को हम कैसे निर्देश दे रहे हैं, कैसे डिलीवर कर रहे हैं अपने निर्देश को, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से टूल आते हैं, मैनेजमेंट सिस्टम, लर्निंग मैनेजमेंट, यानी कैसे हमें प्रबंधन करना है, चीज़ों को मैनेज करना है कैसे। एजुकेशनल ऐप इसके अंदर आ जाते हैं, ऑनलाइन लर्निंग इसके अंदर, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म इसके अंदर आ जाते हैं, डिजिटल रिसोर्सेज आ जाते हैं जो कि सीखने में सपोर्ट करते हैं बच्चों के, ठीक है। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं जो कि सीखने में, सिखाने में मदद करती हैं। फर्स्ट है पर्सनलाइजेशन ऑफ लर्निंग। तो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर सकते हैं पर्सनलाइज लर्निंग के लिए, यानी अलग अलग बच्चे को निर्देश दिया जा सकता है, इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है, रास्ता बताया जा सकता है, जिससे कि बच्चे की नीड्स भी पूरी हो सके और इंटरेस्ट भी डेवलप हो सके, ठीक है। जैसे अभी मैं एग्जांपल दे रही थी इंस्टाग्राम का, तो हम क्या है पर्सनलाइज लर्निंग भी कर सकते हैं, यानी इंस्ट्रक्शन अगर हमें देना हो तो हम एक बच्चे को भी दे सकते हैं, एक बच्चे के नीड्स और इंटरेस्ट को भी पूरा कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग बच्चे के।
इमीडिएट फीडबैक भी ले सकते हैं, फीडबैक और असेसमेंट भी जल्दी से हो सकता है कि पता चल जाएगा कि कहाँ बच्चे को दिक्कत आ रही है और कहाँ उसे एडिशनल सपोर्ट देना है। सपोर्टिंग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यानी अलग अलग निर्देश दे सकते हैं हर एक बच्चे को, उसकी नीड्स और एबिलिटी पूरी हो जाएंगी। और फैसिलिटेटिंग कोलाबोरेशन यानी सहयोग को सुगम बना सकते हैं। तो शिक्षण, तकनीकी, संचार और टीम वर्क के लिए उपकरण प्रदान करके छात्रों के बीच सहयोग की सुविधा प्रदान कर सकती है। स्ट्रीमलाइन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क यानी प्रशासनिक कार्यों को सुव्यवस्थित कर सकते हैं, तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, इससे क्या है, टीचर्स का भी टाइम बचता है और एडमिनिस्ट्रेशन का भी टाइम बचता है। जैसे कि रिपोर्ट कार्ड बनाना है तो आजकल क्या है, कंप्यूटर पे रिपोर्ट कार्ड बनाओ और प्रिंट आउट निकाल दो। पहले के टाइम पे क्या था, रिपोर्ट कार्ड हाथ से बनाने पड़ते थे या फिर कोई भी पेपर हो उसे हाथ से बनाना पड़ता था। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी यानी निर्देशात्मक प्रौद्योगिकी के लक्षण क्या हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉग्निटिव डोमेन कैन बी अचीव बाय द यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी यानी हम बच्चे को निर्देश देते हैं तो उसके कॉग्निटिव डोमेन को हम अचीव कर लेते हैं। कॉग्निटिव डोमेन यानी बच्चे की जो सोच है, बच्चे का जो बिहेवियर है, उसकी जो कल्पना है, उसी को ही तो निर्देश दिया जाता है। जैसे कि बच्चा कल्पना, इमेजिनेशन कर रहा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो हम उसे क्या निर्देश देंगे कि भैया तुम बायो ले लो, है ना, आगे जाके तुम नीट की तैयारी कर लो। तो ये क्या है, ये इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव पूरे कर रहे हैं, कॉग्निटिव डोमेन के, संज्ञानात्मक डोमेन के। तो उद्देश्य प्राप्त किए जा सकते हैं। राइट रेस्पॉन्स ऑफ स्टूडेंट कैन बी रीइंफोर्समेंट रेगुलरली विच कैन लीड टू फर्दर राइट रेस्पॉन्सेज अकर यानी छात्रों की सही प्रतिक्रिया को नियमित रूप से प्रबलित किया जा सकता है। यानी जो बच्चे रीइंफोर्स कर रहे हैं, बच्चों का जो फीडबैक है उसे ध्यान में रखा जा सकता है और जिससे आगे सही प्रतिक्रिया घटित होंगी और उन्हें सही डायरेक्शन भी दी जा सकती है। ठीक है, अगर अच्छा कर रहे हैं तो कंटिन्यू करते रहो, अगर गलत कर रहे हैं तो उन्हें सही डायरेक्शन दी जा सकती है। ठीक है, किसके माध्यम से, निर्देश के माध्यम से। ठीक है, बाय द यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी स्टूडेंट कैन लर्न अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड स्पीड यानी इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से यानी जो निर्देशात्मक तकनीकी है, इसके माध्यम से बच्चा अपनी ज़रूरत के हिसाब से सीखता है और अपनी स्पीड के हिसाब से सीखता है। ठीक है, इट प्रोवाइड द डीप इंसाइट इनटू द कंटेंट स्ट्रक्चर एंड सीक्वेंस ऑफ इट्स एलिमेंट यानी जो कंटेंट है, जो सामग्री है, उसकी गहरी समझ बच्चा इसके अंदर विकसित करता है, उसे गहरी समझ दी जाती है। किसके माध्यम से, निर्देश के माध्यम से। टाइम टू टाइम हम जब बच्चे को इंस्ट्रक्शन देते रहेंगे तो उसे कंटेंट की भी और सारी चीज़ों की गहरी समझ हो जाएगी। इंस्ट्रक्शनल थ्योरी में भी डेवलप बाय यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी इन लर्निंग प्रोसेस जो इंस्ट्रक्शनल थ्योरी हैं वो भी डेवलप की जा सकती हैं इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के प्रोसेस से। और ये किस में हेल्प करता है, डेवलपमेंट ऑफ लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन यानी बाल केंद्रित शिक्षा पे। लर्नर सेंटर्ड को हम क्या बोल सकते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को क्या है, डेवलप करती है, बाल केंद्रित शिक्षा को यानी बच्चे को केंद्र में रखा जाता है, उसे टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। थर्ड है बिहेवियर टेक्नोलॉजी यानी व्यवहार प्रौद्योगिक। इसमें हम टीचर का बिहेवियर देखते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये किससे रिलेटेड है, साइकोलॉजी से। साइकोलॉजी से कैसे रिलेटेड है भाई, साइकोलॉजी में हमने यही तो पढ़ा था कि दूसरा इंसान कोई भी कैसे बिहेव करता है, क्या उसका बिहेवियर है, यानी हमें किसी सामने वाले की साइकोलॉजी पढ़नी है। तो साइकोलॉजी पढ़ने का मतलब है कि उसका व्यवहार पढ़ना, किस तरीके से वो बिहेव कर रहा है। तो साइकोलॉजी क्या है, साइंस ऑफ बिहेवियर है एंड लर्निंग इन द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंस यानी मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञान है और सीखना, गतिविधि और अनुभव के माध्यम से व्यवहार का संशोधन होता है। यानी अगर बच्चा क्या है एक्टिविटीज कर रहा है तो उसका जो बिहेवियर है वो मॉडिफाई भी हो सकता है। जैसे कि हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, कोई भी जाता है तो वो क्या है, बिहेवियर पढ़ता है बच्चे का और कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज भी करता है, बातें करता है जिससे कि उस बिहेवियर को मॉडिफाई कर सके। ठीक है, इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज और मॉडिफाइंग टीचर्स बिहेवियर यानी ये क्या है, साइंटिफिक नॉलेज को अप्लाई करना और टीचर्स के बिहेवियर को मॉडिफाई करना। इसे हम ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसमें टीचर्स पे ध्यान दिया जाता है, उनके बिहेवियर पे ध्यान दिया जाता है, टीचर्स के बिहेवियर को किस तरीके से हम मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके एक्सपोनेंट कौन कौन से हैं, फ्लेंडर है, बीएफ स्किनर है, एडरसन है, एमिडन है, यानी जिन्होंने इसमें काम किया है बिहेवियर टेक्नोलॉजी को देने में। ठीक है,
व्यवहार प्रौद्योगिकी की मान्यताएं। अब बिहेवियर टेक्नोलॉजी ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है, इसलिए मैंने उसमें कंसीडर भी नहीं किया था पिछली बार जब मैंने क्लास कराई थी, लेकिन अब की बार कर लिया है। ये बहुत कम पूछा जाता है। तो इसके कुछ एजम्पशंस हैं यानी मान्यताएं हैं। तो ये क्या मानता है देखते हैं। तो बिहेवियर ऑफ द टीचर इज सोशल एज वेल एज साइकोलॉजिकल, यानी ये मानता है जो टीचर है उसका जो बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए और मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक का मतलब क्या होता है, साइकोलॉजिकल कौन होते हैं, जो सामने वाले को समझ लेते हैं। तो टीचर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, साइकोलॉजिकल होना चाहिए, जो बच्चे के बिहेवियर को समझ पाए, बच्चे के दिमाग को पढ़ पाए कि बच्चे की क्या इंटरेस्ट है, क्या उसकी नीड है, क्या उसकी एबिलिटी है। ठीक है। इट मीन्स दैट साइकोलॉजिकल एंड सोशल कंडीशन डायरेक्टली अफेक्ट टीचर्स बिहेवियर, यानी इसका अर्थ है कि मनोवैज्ञानिक और सामाजिक परिस्थितियां शिक्षक के व्यवहार को सीधा प्रभावित करती हैं। टीचर का जो बिहेवियर है वो ऑब्जर्वेबल और मीजरेबल भी होता है, कि बच्चे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं टीचर के बिहेवियर को, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी ऑब्जर्व कर लेता है। जैसे कि कुछ टीचर का जो बिहेवियर है वो आपको अब तक याद होगा कि वो तो फलाने जो मैथ के टीचर थे या बायो के टीचर थे वो कैसे थे, खड़ूस थे, कोई कैसा कोई कैसा। तो वो क्या है अब तक याद है। कैसे याद है, क्योंकि हम उसे ऑब्जर्व कर लेते थे। मीज़र भी कर सकते हैं। मीज़र कैसे कर सकते हैं कि यार कुछ दिमाग में प्रॉब्लम लग रही है। अब मैं कहनी तो चाहिए नहीं, ऑन कैमरा कहती नहीं हूँ, कि एक हमारी टीचर थी तो मतलब वो मेंटली डिस्टर्ब भी, उन्हें सब लोग बताते थे, वो पीटने लग गई, कुछ भी बोल रही हैं। तो हम मीज़र भी कर सकते हैं टीचर्स के बिहेवियर को। टीचर्स बिहेवियर इज रिलेटिव, यानी टीचर का, शिक्षक का जो व्यवहार है सापेक्ष होता है, रिलेटिव होता है। इट मीन्स दैट सम टीचर्स आर गुड एंड सम आर नॉट गुड, यानी कुछ टीचर्स अच्छे भी होते हैं, कुछ टीचर्स अच्छे नहीं भी होते हैं। ठीक है। एक टीचर अच्छा कब कहलाता है, जब वो फैमिली के लिए अच्छा होगा? नहीं ना, जब वो बच्चों के लिए अच्छा होगा तभी टीचर अच्छा कहलाएगा। भाई टीचर कितना, कोई इंसान कितना भी अच्छा हो और उसका प्रोफेशन हो टीचर, और वो बच्चों के लिए अच्छा ना हो तो वो क्या टीचर है ना। वो टीचर बच्चों के लिए अच्छा नहीं है तो वो क्या है, अच्छा नहीं कहलाएगा, चाहे वो कितना ही अच्छा इंसान क्यों ना हो, है ना। तो टीचर बच्चों के लिए अच्छा होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए, बच्चों को समझने वाला होना चाहिए, जो बच्चों की साइकोलॉजी को समझ सके। टीचर्स बिहेवियर कैन बी मॉडिफाइड बाय ट्रेनिंग एंड यूजिंग रीइंफोर्समेंट डिवाइस, यानी टीचर का जो बिहेवियर है, टीचर को जो व्यवहार है उसे हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कैसे? ट्रेनिंग देके और रीइंफोर्समेंट, यानी साथ के साथ उन्हें पुनर्बलन देके, फीडबैक देके साथ के साथ, कि यहाँ पे चेंज करने की आपको ज़रूरत है। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिहेवियर टेक्नोलॉजी, यानी व्यवहार प्रौद्योगिकी के लक्षण क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं। तो इसका जो फोकस रहता है वो साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव पे रहता है, यानी डूइंग एक्टिविटीज़ पे, टीचर की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन पे ध्यान रहता है, डूइंग एस्पेक्ट पे इसका फोकस रहता है। ठीक है। स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स कैन बी डेवलप्ड इन टीचर विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, यानी टीचर के अंदर क्या हो सकता है, कौशल विकसित हो सकता है कि बच्चों को समझे, उसका बिहेवियर ठीक होना चाहिए, मॉडिफाई होना चाहिए। तो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसकी क्या है, स्किल्स डेवलप हो सकती हैं। ये बेसिक फाउंडेशन, द बेसिक फाउंडेशन इज साइकोलॉजी, इसका जो बेस है वो क्या है, साइकोलॉजी है, यानी बिहेवियर समझना। ये किस पे डिपेंड है, सॉफ्टवेयर अप्रोच पे डिपेंड है। रीइंफोर्समेंट और फीडबैक में इसमें जोर दिया जाता है, यानी टीचर को टाइम टू टाइम फीडबैक देना, टाइम टू टाइम रीइंफोर्समेंट देना। ठीक है। जैसे कि मुझे कोई कहने लगे कि तुम्हारा बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो मैं क्या है अपने बिहेवियर में चेंज कर लूँ, तो ये है टाइम टू टाइम फीडबैक देना, टाइम टू टाइम रीइंफोर्समेंट देना, और साथ के साथ क्या है, मॉडिफाई करना बिहेवियर को। ठीक है। इसका जो एम है, प्रोड्यूसिंग इफेक्टिव टीचर्स बाय मॉडिफाइंग द बिहेवियर, जब टीचर का बिहेवियर मॉडिफाई हो जाएगा तो टीचर एक इफेक्टिव टीचर बन जाएगा। इट इज़ मोर यूजफुल फॉर टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, यानी जो शिक्षण संस्थान होते हैं उनके लिए ये बहुत उपयोगी है बिहेवियर टेक्नोलॉजी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यानी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, अब इसको पढ़ते हैं एक बार। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी डिटेल में हम इसे करने वाले हैं। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या है, रेफर्स टू अ सिस्टमेटिक टीचिंग मेथड इन विच द मटेरियल टू बी लर्नड इज प्रेजेंटेड इन स्मॉल स्टेप्स, यानी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होता है। भाई नाम देखो, प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन है, एक प्रोग्राम बना के बच्चों को निर्देश दिया जा रहा है, यानी जो मटेरियल है वो छोटे छोटे टुकड़ों में प्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल स्टेप्स में, जिससे कि बच्चे सही तरीके से सीख सकें। थ्रू अ सीरीज ऑफ केयरफुली क्राफ्टेड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल और प्रोग्राम लेसन, दिस मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन यूजुअली डिलीवर्ड थ्रू द यूज ऑफ मशीन्स, इसमें जो है इंस्ट्रक्शन, जो निर्देश है वो मशीनों के द्वारा दिया जाता है। मशीन्स
यानी जैसे कि कंप्यूटर है, कोई भी इंस्ट्रक्शनल मशीन हो सकती है। इसमें उद्देश्य रहता है कि बच्चा खुद अपनी स्पीड से सीखे, अपने लेवल से सीखे। जैसे कि अब आपका ये फ़ोन है, ये लैपटॉप है, ये क्या है, मशीन है। अब इसमें आप क्या है, अपने तरीके से सीख सकते हैं। यूट्यूब पे आप वीडियोस किसी भी तरीके की देखिए, यानी जो भी आपको टॉपिक नहीं आता उसे देखिए, आपको डिटेल में भी मिल जाएंगी, यानी स्मॉल स्टेप्स में मिल जाएंगी कि आपको आसानी से कंटेंट मिल जाएगा। दूसरी बात, आप अच्छी तरीके से सीख पाएंगे, अपनी स्पीड से सीख पाएंगे, अपने लेवल के हिसाब से सीख पाएंगे। ठीक है, और डेफिनेशन देख लेते हैं। तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इज अ न्यू स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग। इट इज हाईली इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। यानी ये क्या है, एक नई तरीके की टीचिंग स्ट्रेटेजी है। इसमें हर एक पे ध्यान दिया जाता है, हर एक के बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए। मॉडर्न प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो है वो ओरिजिनेट हुई है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग से, ना कि टेक्नोलॉजी से। साइकोलॉजी की इसकी एक थ्योरी है जो इसी के बेस पे है। कौन सी है? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। कौन सी थ्योरी है? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है बीएफ स्किनर की, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, तो इट इज एन लिखा हुआ है नीचे, इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस। According to B.F. Skinner, programmed learning or instruction has been defined as a method of giving individualized instruction in which the student is active and proceeds at his own pace and provided with immediate knowledge of the result। यानी इसमें क्या है, बच्चे को इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, यानी हर एक बच्चे को अलग से ध्यान से निर्देश दिया जाता है। बच्चे एक्टिव होकर सीखते हैं, यानी सक्रिय रूप से सीखते हैं, अपनी खुद की स्पीड से सीखते हैं। भाई ऐसा नहीं है टीचर पढ़ा रहा है तो इसी स्पीड से सीखना है, अपनी खुद की स्पीड से सीखते हैं। इमीडिएट नॉलेज प्रोवाइड की जाती है बच्चों को। टीचर का जो फिजिकल प्रेशर है, यानी टीचर जो सिर पे बैठे रहते हैं ना कि पढ़ो पढ़ो नहीं तो पिटाई होगी, तो फिजिकल प्रेशर कुछ भी नहीं रहता इस मेथड के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में, जो भी आपको याद रहे वो लिख देना। प्रोग्राम लर्निंग क्या है? एक इंस्ट्रक्शन मेथड है जिसके अंदर हम जो भी हमारा मटेरियल है उसे हम ब्रेक डाउन करते हैं, यानी तोड़ते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। मोर मैनेजेबल यूनिट्स और स्टेप्स, अलग अलग स्टेप्स में तोड़ते हैं, प्रेजेंट किया जाता है बच्चे के सामने एक तरीके से और एक संगठित तरीके से। जो इसका गोल होता है प्रोग्राम लर्निंग का, वो बच्चों का ये गोल है, यानी ये उद्देश्य है कि बच्चे सीख सकें, उनकी लर्निंग में हेल्प हो सके। और कैसे सीख सकें? ऑन पेस, यानी अपने खुद की स्पीड से सीख सकें। ठीक है, और उन्हें टाइम टू टाइम फीडबैक दिया जा सके, रीइंफोर्समेंट दिया जा सके हर एक स्टेप पे, हर एक चरण में। ठीक है, दो तरीके की प्रोग्राम लर्निंग है, लीनियर और ब्रांचिंग। वैसे तो 3 होती हैं, लेकिन 2 ही ज़्यादातर बुक्स में देखने को मिलती हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसके लक्षण क्या है? कि ये साइकोलॉजिकल थ्योरीज पे बेस्ड है, यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो बीएफ स्किनर की है उस पे बेस्ड है। ये कोई ऑडियो विजुअल डिवाइस नहीं है, ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, क्योंकि ये बच्चे के बिहेवियर को मॉडिफाई करता है। ये कोई टेस्ट नहीं है, ये एक नई रणनीति है सीखने की और सिखाने की। ठीक है, शिक्षण की और सिखाने की। ये सेल्फ स्टडी की हैबिट भी डेवलप करता है। इस तरीके से क्या है, बच्चे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। इसमें जो कंटेंट है, जो सामग्री है, वो कैसे प्रस्तुत की जाती है? छोटे छोटे टुकड़ों में, स्मॉल फ्रेम्स में प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, जो ये टीचिंग प्रोसेस है, जो ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, ये कंप्लीट होती है टीचर के इंटरेक्शन के बीच में, टीचर और कंटेंट इंटरेक्शन के बीच में। कंटेंट यानी जो भी सामग्री टीचर पढ़ा रहा है, यानी टीचर किस तरीके से पढ़ाए, छोटे छोटे स्टेप्स में पढ़ाए बच्चों को, सरल करके तरीके को। इट इज़ नॉट सॉल्यूशन ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम, ये कोई एजुकेशनल प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन नहीं है। बस ये क्या है, एक न्यू इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी है, निर्देशात्मक रणनीति है, जिसमें बच्चे के बिहेवियर को मॉडिफाई किया जाता है। इसके लिए ज़्यादा क्रिएटिविटी चाहिए और ज़्यादा इमेजिनेटिव एफर्ट्स चाहिए टू डेवलप हाईली इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन, जिससे कि हम हर एक बच्चे को अलग से इंस्ट्रक्शन दे सकें। ठीक है, इसके द्वारा हम समझ सकते हैं किसी भी टिपिकल कंसेप्ट को बहुत ही आसानी से, आसान तरीके से। भाई कोई भी टिपिकल कंसेप्ट हो, कितना भी हार्ड चीज़ हो, उसे आप टुकड़ों में तोड़ लो, वो आसान हो जाती है। ठीक है, यही तरीका है बस। इसमें प्रॉपर फीडबैक दिया जाता है बच्चों के बिहेवियर को। अगर टीचर एब्सेंट है तो भी बच्चे नॉलेज इजीली अचीव कर सकते हैं। इसमें क्या, कैसे अचीव कर सकते हैं? सेल्फ स्टडी से। ठीक है, सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं। भाई खुद से पढ़ सकते हैं, और खुद से कैसे पढ़ेंगे? जो कंटेंट है उसे डिवाइड कर लेंगे टुकड़ों में और छोटे छोटे स्टेप्स में पढ़ेंगे उसे।
इन दिस द स्टेप्स आर अरेंज्ड इन लॉजिकल सीक्वेंस, इसमें जो चरण होते हैं, जो स्टेप होते हैं, उन्हें तार्किक तरीके से लगाया जाता है, लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है। इसमें बच्चे सीखते हैं प्रोग्राम लर्निंग में इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल टीचिंग, यानी जो पहले की टीचिंग है, जो पारंपरिक शिक्षण है, उससे नहीं सीखते हैं, प्रोग्राम लर्निंग से सीखते हैं। ठीक है, ये नया तरीका है सिखाने का। इसके प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स, देखो यहाँ पे स्टेप्स छूट गया है। ठीक है, यानी छोटे चरण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रेस्पॉन्डिंग यानी सक्रिय प्रतिक्रिया का सिद्धांत। इमीडिएट रीइंफोर्समेंट यानी तत्काल सुदृढ़ीकरण या फिर फीडबैक देना, उसका सिद्धांत। सेल्फ पेसिंग यानी खुद की स्पीड से सीखने वाला सिद्धांत। सेल्फ टेस्टिंग यानी खुद का ही परीक्षण का सिद्धांत। और प्रिंसिपल ऑफ गेट यानी उल्लास का सिद्धांत। तो पढ़ते हैं एक-एक करके। इस तरीके से आप ग्राफ भी बना सकते हैं, यानी इस तरीके से तो खैर बहुत टाइम लग जाएगा। इस तरीके से बना सकते हैं कि प्रोग्राम लर्निंग, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, या फिर लर्निंग भी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से बना देंगे, चारों तरफ लिख देंगे बहुत सुंदर सा करके। यहाँ तो बहुत गंदा लग रहा है, कॉपी में जब लिखते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, उसे भी ऐसे राउंड राउंड कर देंगे, या फिर बॉक्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ग्राफ बना देंगे। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स यानी छोटे चरणों का सिद्धांत। तो इसमें जो सब्जेक्ट मैटर है यानी विषय वस्तु को छोटे छोटे चरणों में क्रम में विभाजित किया जाता है, जिससे जो प्रत्येक चरण है यानी हर एक स्टेप को स्पष्ट तरीके से सीख सके बच्चे और बच्चे के लिए आसान हो जाए। जो विभाजन करना है इसके चरणों का, जो खंडित करना है वो हमें कैसे करना है, यानी सब्जेक्ट मैटर जो कंटेंट है उसे डिवाइड कैसे करना है कि पहले आसान चीज़ें हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कठिन पे जाएंगे, यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अज्ञात से जाने की रूप में किया जाता है, यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। और नॉन टू अननोन, नॉन टू अननोन यानी बच्चा जो पहले से जानता है उससे अननोन की तरफ। जब बच्चा सीखता है किसी भी चीज़ को तो उसे पहले से कुछ ना कुछ ज्ञान होता है, तो उसी ज्ञान को जोड़ के आगे हमें पढ़ाना होता है। इसके सारे स्टेप्स जो है मीनिंगफुल होते हैं। स्टूडेंट कैन टेक अ स्टेप एट अ टाइम, ही हैज़ टू रीड स्मॉल स्टेप बाय बीइंग एक्टिव, यानी बच्चा क्या है बिल्कुल सक्रिय तरीके से हर एक स्टेप को पढ़ता है। यानी चलो कोई भी कंटेंट है, देखो चाहे ये बीएड का ही है तो हम इसे क्या है टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। पहले क्या पढ़ेंगे, सरल चैप्टर पढ़ेंगे यानी सिंपल चीज़ें पढ़ेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे यानी हार्ड चीज़ें पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे कैसे कि भाई आप कुछ तो नॉलेज रखते होंगे पढ़ाने की, है ना। ये जो बीएड है ये टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स ही तो है, तो आप कुछ नॉलेज तो रखते हैं कि बच्चों को हमें कैसे पढ़ाना है, किस तरीके। तो आपका जो पूर्व ज्ञान है उसे नए ज्ञान के साथ जोड़ के पढ़ाना है, यानी जो आपको पहले से नॉलेज है और बीएड का कंटेंट प्लस करके आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, होपफुली समझ आया होगा। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रेस्पॉन्डिंग यानी मेरा मोटिव रहता है कि किसी भी तरीके से समझ आना चाहिए, चाहे जुगाड़ से आए, चाहे देसी तरीके से आए, चाहे इंग्लिश से आए, चाहे कैसे भी आए। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रेस्पॉन्डिंग यानी सक्रिय प्रतिक्रिया का सिद्धांत। तो इस प्रिंसिपल में ईच सेलेक्टेड एलिमेंट्स आर बिहेव्ड एज स्टिमुलस विच आर बॉन्डेड टू द स्टूडेंट टू वर्क एक्टिवली अकॉर्डिंग टू रेस्पॉन्ड, यानी इसमें जितने भी स्टिमुलस यानी जितना भी कंटेंट है, टीचर है, कंटेंट है, किताब है, टॉपिक है, ये सारे जितने भी हैं ये इसलिए यूज किए जाते हैं जिससे कि बच्चा एक्टिवली रेस्पॉन्ड करे। लर्नर हैज टू कंस्ट्रक्ट द रेस्पॉन्स, इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग, द प्रिंसिपल इज बेस्ड अपॉन द लर्निंग बाय डूइंग, यानी इसमें बच्चा एक्टिवली रेस्पॉन्ड करता है और खुद करके सीखता है, खुद पढ़ेगा और खुद सीखेगा। जैसे कि आप लोग क्या है वीडियो देख रहे हैं लेकिन बाद में क्या है खुद से पढ़ेंगे और खुद से सीखेंगे। ठीक है, इमीडिएट कन्फर्मेशन यानी ये जो प्रिंसिपल है किस पे बेस्ड है, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ रीइंफॉर्मेशन, यानी बच्चे का ये पता लगाना रीइंफोर्समेंट से। रीइंफोर्समेंट क्या होता है, फीडबैक, यानी साथ के साथ बच्चे का फीडबैक मिल जाए, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इससे इमीडिएट कन्फर्म हो जाता है, साथ के साथ तत्काल पुष्टि हो जाती है कि भैया तुम्हें समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, बच्चे को समझ आया नहीं आया। तो इससे बच्चा अच्छी तरीके से सीखता है और उसका रेस्पॉन्स भी कन्फर्म हो जाता है साथ के साथ, और बहुत जल्दी सी जो ये कन्फर्मेशन है ये पता चलता है। इस कन्फर्मेशन से प्रोवाइड द रीइंफोर्समेंट टू द लर्नर, यानी इस कन्फर्मेशन से पता चलता है कि कहाँ बच्चे को रीइंफोर्समेंट देना है, सुदृढ़ीकरण जो है वो कहाँ प्रोवाइड करना है। इससे बच्चे को आंतरिक सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि मिलती है। भाई जैसे कि हम ही हैं, मैं हूँ या आप हो, आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा था, फिर आपने वो टुकड़ों में तोड़ लिया, एक्टिवली रेस्पॉन्ड किया, आपको इमीडिएट कन्फर्मेशन मिला, यानी चाहे मेरे द्वारा किसी के द्वारा आपको क्या है इनर सेटिस्फेक्शन मिला, यानी टॉपिक समझने के बाद समझ आने के बाद आपको क्या है संतुष्टि मिल गई। ठीक है,
प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग, इसमें बच्चा क्या है अपनी स्पीड से सीखता है। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे बेस्ड है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे यानी हर बच्चे की सीखने की स्पीड जो है अलग होती है, कोई भी एक जैसे नहीं होते इस पूरे वर्ल्ड में। हर किसी की जो योग्यता है, एबिलिटी है, हर किसी की रुचि, हर किसी की सीखने की जो कैपेसिटी है वो अलग होती है, सब एक दूसरे से अलग है। इसलिए इसमें क्या है कोई भी सेम तरीके से या सेम क्वांटिटी में नहीं सीखता। इसमें स्टूडेंट कैन वर्क ईच स्टेप स्लोली एज क्विकली एज ही कैन, यानी स्लोली भी सीख सकता है, क्विकली भी सीख सकता है, यानी सेल्फ पेसिंग के थ्रू सीखता है, अपनी खुद की स्पीड के थ्रू सीखता है। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ टेस्टिंग, इसमें बच्चा क्या है स्वयं परीक्षण करता है, यानी खुद का परीक्षण करता है। तो बच्चा क्या है ड्रॉबैक फाइंड आउट करता है, खुद अपने आप अपना ही खुद का टेस्ट लेता है, इस तरीके से प्रोग्राम को प्लान करता है कि खुद का ही मूल्यांकन कर सके। खुद का मूल्यांकन यानी जैसे कि आप लोग हैं, आपके बीएड के पेपर आ रहे हैं, आपने पेपर देखा, वीडियो देखी, आपको ये लगा कि कौन सा टॉपिक मुझे नहीं समझ आ रहा है, तो आपने कमेंट बॉक्स में लिखा कि मुझे बिहेवियर टेक्नोलॉजी आपने नहीं पढ़ा है तो उससे पढ़ा दीजिए। तो आपने क्या किया, मूल्यांकन किया अपना कि भाई सारे टॉपिक तो मैंने पढ़ लिए लेकिन एक टॉपिक मेरा बचा है। तो ये क्या है इवेल्युएट है, खुद का इवेल्युएशन है कि भैया यही मुझसे नहीं आता, इसे बोल देता हूँ, या फिर कोई जो टॉपिक नहीं आ रहा था वो बोल देना। जैसे कि आइडियलिज्म इज्म कराने के लिए आप बोल रहे थे कि आइडियलिज्म वगैरह के बारे में दोबारा बता दो। ठीक है। तो ये क्या है खुद इवेल्युएट यानी सेल्फ टेस्टिंग आपकी चल रही है। ठीक है। A student leaves the record of his study because he has to write a response for each steps on a response sheet. This reminds the principle of self testing, यानी एक पेपर ले लेगा और उसमें लिख लेगा कि ये वाला पॉइंट मुझे समझ नहीं आया, ये वाला पॉइंट मुझे समझ नहीं आया, या फिर ये टॉपिक मुझे समझ नहीं आया। तो खुद की टेस्टिंग चलती रहती है। सिक्स्थ है प्रिंसिपल ऑफ गेटी यानी प्रफुल्लता का सिद्धांत। तो स्टूडेंट गेटी व्हेन ही इज सक्सेसफुल इन वर्क और प्रोग्राम, यानी जब बच्चे को सारा टॉपिक समझ आ गया, सारी कंटेंट समझ आ गया, तो वो क्या है खुश होता है। ठीक है। तो ये इसके अंदर 6 सिद्धांत थे, 6 प्रिंसिपल थे। होपफुली समझ आए होंगे आपको। अब इसके उद्देश्य पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोग्राम लर्निंग। तो इसके उद्देश्य क्या होते हैं कि बच्चा खुद करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग करे, यानी खुद से पढ़े और खुद से सीखे। इसमें बच्चे को सिचुएशन दी जाती है कि वो खुद की स्पीड से सीख सकता है, उस पर कोई प्रेशर नहीं होता। ठीक है। इसमें टीचर की प्रेजेंस के बिना भी सीख सकता है, यानी अगर क्लास में टीचर नहीं है या फिर टीचर एब्सेंट है तो खुद भी सीख ले। ठीक है। कंटेंट जो है वो कंट्रोल्ड मैनर में सिखाया जाता है, एक लॉजिकल सीक्वेंस में प्रेजेंट किया जाता है। लॉजिकल सीक्वेंस यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट किया जाता है, यानी सरल चीजें पहले फिर जटिल बाद में, क्योंकि एक बार फ्लो बनता है तो फिर जटिल भी हम सीख ही लेते हैं, है ना। इसमें अपने आप खुद से भी स्टडी होती है, खुद के परफॉर्मेंस को हम कंपेयर भी कर सकते हैं, खुद से ही आंसर देके और खुद से ही मूल्यांकन करके। स्टेप्स क्या है इसके डेवलपमेंट के, अगर हमें ये प्रोग्राम लर्निंग को डेवलप करना हो, इसका विकास करना हो, तो इसके लिए क्या कदम हमें उठाने होंगे। तो डेवलपमेंट प्रोग्राम लर्निंग का बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है टीचर के लिए। इसमें मास्टरी होनी चाहिए टॉपिक के ऊपर, नॉलेज के ऊपर और प्रैक्टिस के ऊपर, ये जरूरी है। यानी टीचर को मास्टरी होनी चाहिए, क्योंकि टीचर को मास्टरी होगी जब भी वो सिंपल स्टेप्स में चीज़ों को तोड़ेगा। ठीक है। तो कौन कौन से स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं अगर हमें प्रोग्राम लर्निंग की प्रिपरेशन करनी है। तो कौन सा टॉपिक हमें पढ़ाना है, क्या उद्देश्य हमारे रहने चाहिए पढ़ाने के लिए, कंटेंट एनालिसिस फॉर डेवलपिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस इन बिहेवियर टर्म्स, राइटिंग ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य अपने लिखने हैं, क्राइटेरियन टेस्ट लेना है, कंफ्यूजन ऑफ क्राइटेरियन टेस्ट, डिसाइडिंग एप्रोप्रिएट पैराडिगम एंड स्ट्रेटेजी ऑफ प्रोग्राम, यानी किसी भी कार्य के उपयुक्त प्रतिमान और रणनीति तय करनी है कि हमारी क्या रणनीति रहने वाली है। राइटिंग प्रोग्राम्स फ्रेम्स एंड इंडिविजुअल ट्राई आउट, यानी प्रोग्राम जो जितना भी प्रोग्राम हमने बनाया है उस सारे का फ्रेम बना लेंगे और इंडिविजुअल्स पे ट्राई करेंगे, यानी हर एक बच्चे पे ट्राई करेंगे। ग्रुप में भी ट्राई कर सकते हैं, एडिट करेंगे प्रोग्राम को और एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार करेंगे। मास्टर वैलिडेशन ऑफ प्रोग्राम लर्निंग इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्राइटेरिया, प्रिपरेशन ऑफ मैनुअल ऑफ द प्रोग्राम, यानी पूरे प्रोग्राम का मैनुअल तैयार कर लेंगे। तो ये स्टेप हमें फॉलो करने हैं अगर हमें कोई भी प्रोग्राम लर्निंग डिस्कवर करनी है, दोबारा से डेवलप करना है, बनाना है। तो भाई हमें टीचर को कंटेंट को ध्यान में रखना होगा, कंटेंट हमें अच्छे से आना चाहिए, हमें पूरा फ्रेम तैयार करना है, हर एक बच्चे पे ध्यान देना है, ग्रुप में उन्हें हम किस तरीके से कंटेंट प्रेजेंट करेंगे, अलग अलग बच्चे को कैसे कंटेंट प्रेजेंट करेंगे, किस तरीके से हमें टेस्ट लेना है, क्या हमारा क्राइटेरिया रहना है टेस्ट का। ठीक है। तो पूरा मैनुअल तैयार करना। होपफुली ये समझ आया होगा। टाइप्स ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और लर्निंग, मैंने बहुत कोशिश की है समझाने की, अब पता नहीं आपको समझ आएगा या नहीं।
वैसे आ तो जाना चाहिए। क्रमनिर्देशित निर्देश या सीखने के प्रकार यानी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन या फिर प्रोग्राम लर्निंग 3 तरह की होती है। 2 तरह की बुक में दी जाती है, ये वाली कहीं भी नहीं दी जाती और ना ही कहीं पूछी जाती है। अगर पूछेगा तो नाम पूछ सकता है, आपको नाम याद रखना है बस कि लीनियर प्रोग्रामिंग किसने दिया है, BF स्किनर ने। ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग किसने दी है, नॉर्मन क्राउडर ने। और मैथेटिक्स प्रोग्रामिंग किसने दी है, थॉमस F गिलबर्ट ने। पूछा भी गया है, ये तो बहुत पूछा जाता है ये वाला बी लीनियर वाला, ठीक है। और ये वाला भी पूछा गया है, B.Ed में पूछा गया था, शायद बायोलॉजिकल साइंस के अंदर पूछा गया था, पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस के अंदर। कन्फर्मली मुझे याद नहीं है, शायद इसी के अंदर भी पूछा गया हो, क्या पता। अब पढ़ते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग यानी रेखिक प्रोग्रामिंग, हिंदी में कुछ और भी हो सकता है नाम। तो ये किसने दिया है, BF स्किनर ने दिया है 1954 में। द बेस ऑफ दिस प्रोग्रामिंग इज साइकोलॉजिकल एंड द मेन एम ऑफ दिस टू गिव इंस्ट्रक्शन, यानी इसका जो बेस है वो क्या है, साइकोलॉजिकल है इस प्रोग्राम का, यानी मनोवैज्ञानिक है, और इसका उद्देश्य है निर्देश देना। ये भी एक निर्देश की ही रणनीति है। ये हाईली इंडिविजुअलाइज्ड है, यानी इसमें भी हम बच्चे के बिहेवियर को ही मॉडिफाई करते हैं, बच्चे को निर्देश दिया जाता है। इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि ये इंस्ट्रक्शनल पर्पस के लिए ही यूज होती है। इट कैन ऑल्सो बी एम्प्लॉयड एज अ मैकेनिज्म ऑफ फीडबैक डिवाइस फॉर इम्प्रूविंग टीचिंग एफिशिएंसी, यानी जो पढ़ाने की दक्षता है वो भी इससे इम्प्रूव की जा सकती है। कैसे इम्प्रूव की जा सकती है, फीडबैक देके टीचर को, ठीक है। यानी बच्चों से जब फीडबैक मिलेगा तो टीचर जो है अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकता है, अपनी दक्षता को इम्प्रूव कर सकता है। Theoretical knowledge of programmed instruction is essential to use it as a feedback device for the modification of teacher behavior, यानी जो अभी हम प्रोग्राम लर्निंग और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन पढ़ के आए हैं उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, यानी किस तरीके से पूरा प्रोग्राम हमें बनाना है, कैसे बच्चे को पढ़ाना है, उसकी सारी नॉलेज होनी चाहिए। उसी को हम फीडबैक डिवाइस के रूप में यूज़ करेंगे जिससे कि टीचर का बिहेवियर मॉडिफाई होगा, कि टीचर को कैसे पढ़ाना है, कैसे टेस्ट लेना है, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है। जो वर्बल मीनिंग है लीनियर प्रोग्रामिंग का वो क्या है, वर्क इन स्ट्रेट लाइन, यानी सीधी रेखा में काम करना, जिसमें क्या है बच्चे सीखते हैं एंटरिंग बिहेवियर से टर्मिनल बिहेवियर में, एक स्ट्रेट लाइन में सीखते हैं, यानी तरीके से सीखते हैं कि पहले भाई हमने बच्चे ने एंट्री करी, यानी टॉपिक में बच्चा स्टार्टिंग करी टॉपिक पढ़ना या सीखना, तो पहले फर्स्ट स्टेप सीखेगा, फिर दूसरे पे जाएगा, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, फिर पाँचवें पे, फिर क्या है टर्मिनल बिहेवियर पे आएगा, यानी एंड में आएगा बाद में, ठीक है। तो यार ये सारे छोटे छोटे स्टेप फॉलो करके हम पूरे टॉपिक को सीख जाते हैं, है ना। स्किनर ने डेफिनेशन दी है कि जो सबसे अच्छा तरीका है बच्चों को पढ़ाने का वो ये है कि जो तुम पढ़ा रहे हो उसे टुकड़ों में तोड़ दो मीनिंगफुल सेगमेंट में डिवाइड कर दो इन्फॉर्मेशन को और छोटे छोटे स्टेप में लिख दो, जिससे कि बच्चे भी अच्छी तरीके से सीख सकें और उनके रेस्पॉन्स भी बढ़िया आ सकें और जो तुमने पढ़ाया है वो बढ़िया सीख लेंगे और सक्सेसफुल होंगे। तो स्टूडेंट शुड बी प्रोवाइडेड इमीडिएट नॉलेज ऑफ द रिजल्ट ऑफ हिज परफॉर्मेंस, और बच्चों को साथ के साथ नॉलेज प्रोवाइड हो जाएगी। इसकी विशेषता क्या है, तो अगर एक अच्छा प्रोग्राम हमें बनाना है, गुड लीनियर प्रोग्राम की एक विशेषता क्या है कि इसमें जो प्रोग्राम है सभी बच्चों के लिए सेम फ्रेम में रखा जाता है। सेम फ्रेम में यानी एक स्टेप से दूसरे स्टेप, दूसरा तीसरा, यानी लीनियर में चलता है। अब ये इसकी विशेषता भी मान सकते हैं आप, और ये देखो ये ध्यान में रखना क्योंकि ये इसके लिमिटेशन भी बन जाएगी कि इसमें क्या है फ़र्क ये है कि ये क्या है सेम फ्रेम में सिखाया जाता है इसमें बच्चे को। इट इज़ प्रिसाइजली रिटन इन ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन मीडिया एंड ऑप्टिमम साइज, यानी ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होती है, पारदर्शी, कोई भी चीज़ छुपी नहीं है। प्रिंटिंग जो है प्रोग्राम का वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है और मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होती है जो पूरा प्रोग्राम तैयार किया जाता है बच्चे के लिए, पूरा लेआउट। मोस्टली क्रिएटिव रेस्पॉन्स यूज़ किया जाता है लीनियर प्रोग्रामिंग में। कंट्रोल स्टूडेंट रेस्पॉन्स इन लीनियर प्रोग्रामिंग, यानी बच्चों का जो रेस्पॉन्स है वो कंट्रोल तरीके में रहता है। लॉजिकल सीक्वेंस में कंटेंट प्रेजेंट किया जाता है, कैसे, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी पहले एक सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी, फिर हम ऊपर जीने पे जा सकते हैं। तो क्या है, लॉजिकल सीक्वेंस में प्रेजेंट किया जाता है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोवाइड द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट, यानी कंसेप्ट की क्लियर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है। सफिशिएंट प्रैक्टिस ऑफ द स्किल दैट इज एम टू बी प्रोवाइडेड। Sequence of item is decreasing order of stimulus support, finally reducing the natural stimulus of the end.
आगे चलते हैं। लीनियर इंस्ट्रक्शन टिपिकली इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप्स। इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स हैं कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव, क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द लर्निंग ऑब्जेक्टिव फॉर ईच स्टेप्स, यानी प्रत्येक चरण के लिए सीखने के उद्देश्य का एक स्पष्ट विवरण होता है। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल पहले से ही सेट होता है कि किस तरीके से पढ़ाना है, टेक्स्ट और ग्राफिक के थ्रू पढ़ाना है, इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड करनी है, ठीक है। क्वेश्चन और टास्क दैट रिक्वायर द स्टूडेंट टू डेमोन्स्ट्रेट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑन द टॉपिक। क्वेश्चन या फिर कोई टास्क पहले से ही तैयार किया जाता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है जिससे हम बच्चों को प्रदर्शित कर सकें, उनकी अंडरस्टैंडिंग देख सकें कि कितनी उनकी समझ विकसित हुई है। इमीडिएट फीडबैक लिया जाता है बच्चों से और दिया भी जाता है, जहाँ पे बच्चे बताते हैं कि कौन सा आंसर सही है और कौन सा गलत है। जो रीइंफोर्समेंट है, जो सुदृढ़ीकरण है, उसमें बच्चों को प्राइज़ भी दिया जाता है, यानी उनकी प्रशंसा भी की जाती है और एडिशनल इंस्ट्रक्शन भी उन्हें दिया जाता है जहां उन्हें निर्देश की जरूरत है और बच्चे अपनी गलतियों से भी सीखते हैं। अब है ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग नॉर्मन ए क्राउडर ने दिया है 1954 में, बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। वैसे पूछा कहीं जाता नहीं है, मतलब लॉन्ग में तो पूछा जाता है, लॉन्ग में ज़्यादा जो फोकस रहता है वो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन पे रहता है, लेकिन टाइप भी पूछ लेता है, तो हम पढ़ लेंगे। ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग को हम इंट्रिंसिक प्रोग्राम भी बोलते हैं, यानी अंदर का प्रोग्राम, ये यानी इंट्रिंसिक यानी क्लास के अंदर है। तो इसकी जो ग्रेटेस्ट कैरेक्टरिस्टिक है इस मॉडल की कि ये डेवलप होता है बाय कीपिंग द इंडिविजुअल नीड्स, यानी बच्चे, इसकी जो विशेषता है, इसकी जो खासियत है ये है कि बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग इसे बनाया जाता है, बच्चे की रुचि के अकॉर्डिंग, बच्चे के बिहेवियर एटीट्यूड के अकॉर्डिंग, इसीलिए इसे ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग कहा जाता है, यानी हर एक ब्रांच पे ध्यान दिया जाता है ऐसे, ठीक है। Because more than one information are given in frame here and student take a decision internally which information is according to their needs। देखो समझने की बात है कि ये ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग है, यानी इसकी बहुत सारी ब्रांच हैं, बच्चे को जो भी समझ आए ना वो ले लो। जैसे कि वीडियोस बहुत सारी हैं यूट्यूब पे, जहाँ भी आपको समझ आ रहा है वो पढ़ लो, तो वही ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग है, ठीक है। सिंपल शब्दों में समझ लो बस। इन ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग टीचर इवेल्युएट द एरर ऑफ द स्टूडेंट। बच्चों की जो एरर हैं, बच्चों की जो गलतियां हैं, उनका मूल्यांकन किया जाता है और इन एरर्स को पहले पहचाना जाता है कि एरर किसकी वजह से हो रहे हैं। दो तरह की ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग होती है, कंटेंट फ्रेम और रिमेडियल फ्रेम। रिमेडियल फ्रेम यानी क्या है, बच्चे को क्या है उपचार देना, कंटेंट यानी पूरा तैयार करना फ्रेम को। तो कंटेंट फ्रेम में क्या है, स्टूडेंट रिपीट रेस्पॉन्स, पॉजिटिव कंफर्मेशन, न्यू इन्फॉर्मेशन आर इंक्लूडेड एंड नेगेटिव कंफर्मेशन, कोज ऑफ नेगेटिव थिंग, रिपीटेड रेस्पॉन्स आर इंक्लूडेड इन रिमेडियल फ्रेम। यानी देखो समझो, कंटेंट फ्रेम के अंदर बच्चे के रेस्पॉन्स को ध्यान में रखा जाता है, पॉजिटिवली कंफर्म किया जाता है कि कहाँ उसे समझ आ रहा है, कहाँ उसे नहीं समझ आ रहा है और क्या चीज़ें उसे समझ नहीं आ रही है, कौन सी नई इन्फॉर्मेशन उसने गेन की है और कौन सी इन्फॉर्मेशन उसे नहीं मिली है। पूरा कंटेंट का फ्रेम बनाया जाता है, ये सारे इसके अंदर आते हैं। जबकि रिमेडियल क्या होता है, उपचार देना, रिमेडी देना। तो इसके अंदर बच्चे के सारे नेगेटिव कंफर्मेशन देखे जाते हैं कि भैया उसे कौन सा टॉपिक नहीं समझ आया, टॉपिक समझ नहीं आया तो किस वजह से समझ नहीं आया, रिपीटेड रेस्पॉन्स सारे इंक्लूड किए जाते हैं रिमेडियल फ्रेम के अंदर, ठीक है। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं कि इसमें क्या है, प्रोग्राम इमीडिएटली गिव फीडबैक टू द स्टूडेंट, साथ के साथ बच्चे को फीडबैक दिया जाता है। इसका जो ज़्यादा लेना देना है वो टीचिंग और इंस्ट्रक्शन से है, ना कि लर्निंग से, यानी पढ़ाने से और निर्देश देने से इसका ज़्यादा लेना देना है, ना कि लर्निंग से। इट इज़ यूज टू अचीव हाई एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। अगर हमें उच्च शिक्षण उद्देश्य रखने हैं तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। इसमें जो हम वर्क कंस्ट्रक्ट करते हैं प्रोग्राम में वो ईजी होता है करना। It is particularly suitable for dealing with material that involves complex problem solving। यह उन सामग्रियों से निपटने के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है जिनमें जटिल समस्याओं को हल करना शामिल है। It is used an adjustive device to facilitate the individual variation। यानी इसका उपयोग क्या है, व्यक्तिगत विविधता को सिंपल बनाने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है। इट इज़ ईजियर, ये ई है, ईजियर टू डेवलप ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग फ्रेम्स और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल देन लीनियर। लीनियर में क्या है, सीधी रेखा में चलते हैं, ब्रांचिंग में क्या है, चारों तरफ बहुत मटेरियल है, कहीं से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, लर्नर्स प्रोसीड टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन अ वेरी केयरफुल मैनर बिकॉज ही हैज़ टू डील अ नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन एट अ टाइम। यानी इसमें बच्चे को बहुत ही ध्यान से सीखना पड़ता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत सारी होती है, कहाँ से उसे कौन सी इन्फॉर्मेशन उठानी है, ठीक है।
इट कैन प्रोवाइड बेटर चांस ऑफ फ्री थिंकिंग एंड इमेजिनेशन टू स्टूडेंट। ये छात्रों को स्वतंत्र सोच और कल्पना का बेहतर अवसर प्रदान कर सकता है। इस प्रकार ये रचनात्मक और प्रतिभाशाली छात्रों के लिए बहुत बढ़िया है। जैसे कि कोई इंटेलिजेंट बच्चा होता है, उसे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उनके लिए बहुत सही है। ठीक है, रिसर्च में देखा गया है, यानी जो खोज हुई इस मेथड के ऊपर, तो उसमें रिवील किया गया कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है उन बच्चों के लिए जिनका जो संज्ञानात्मक लेवल है वो बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा हो, हायर कोग्निटिव हो, यानी सोचने समझने की शक्ति, इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा हो उनमें। इसका जो इंट्रिंसिक प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि रिमेडियल पर्पज़ के लिए। इट कैन बी यूज फॉर कंसेप्चुअल एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव कंटेंट ऑफ टीचिंग। ओ भाई आगे भी, अभी तो ये प्रिंसिपल ऑफ ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग, काफ़ी बड़ा आज बड़ी वाली क्लास हो गई है। तो प्रिंसिपल ऑफ, ये देखो कि पूरे बराबर 1.25 घंटे से बोलने पे लगी हुई हूँ मैं। अगर इसी को मैं लाइव में पढ़ाती तो ये 3 घंटे की क्लास होती, क्योंकि 70 के आसपास स्लाइड हैं, 67 स्लाइड्स हैं, और जो कि फुल ऑफ कंटेंट है। प्रिंसिपल ऑफ ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग, इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं कि टास्क को एनालाइज करना, कि टास्क देखना, पहले एक्सपोज करना टास्क को, यानी उसकी व्याख्या करना, फिर डायग्नोज करना कि कहाँ कमियां हैं, फिर उन कमियों को भरने के लिए क्या है, रिमेडी देना, यानी उपचार करना। ठीक है, तो यही सारा इसके अंदर लिखा है कि टास्क को एनालाइज करना, डिवाइड करके पहले एलिमेंट्स में उसे देखना, सीक्वेंस में लगाना विच आर हेल्पफुल टू लर्निंग, फिर उसके बाद एक्सपोजिशन करना, यानी जो हमने कंटेंट सेलेक्ट किया है उसे एक्सप्लेन करना, एग्जाम्पल, पिक्चर्स के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू, अच्छी मास्टरी होनी चाहिए कंसेप्ट पे, जब तो हम व्याख्या करेंगे उसकी। डायग्नोसिस यानी निदान करना, बच्चे की वीकनेसेस देखना कि कहाँ बच्चे ने कमियां की हैं, कहाँ गलत अटेम्प्ट उसने किया है, कहाँ उसकी नॉलेज में कमी है, तो ये सारे डायग्नोज करना, फिर उसे रिमेडी देना यानी उपचार देना, उसकी वीकनेसेस को क्या है फिल करना, उसके गैप्स को फिल करना। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी। जिसने भी क्लास एंड तक देखी है कमेंट जरूर करके जाना कि हमने पूरी क्लास देख ली है। तो होपफुली आपको क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। काफ़ी मैंने पूरी एनर्जी के साथ क्लास बनाई। लाइव में इतनी एनर्जी नहीं ला पाती मैं, लेकिन रिकॉर्डेड सेशन में खुद ही एनर्जी आ जाती है कि बिल्कुल खुल के बोल सकते हैं। और दूसरी बात, पूरे मन से पढ़ाया है मैंने। अब देखते हैं आपको कितना समझ आया है। कमेंट में ज़रूर बताना कि किसने क्लास फुल देखी है। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बीएड ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। बाकियों की भी हेल्प हो जाएगी और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो जो लोग मुझसे पर्सनली दिल से जुड़े हुए हैं वो लोग तो ज़रूर ही शेयर करेंगे बीएड ग्रुप में जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं। सो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, क्योंकि नोटिफिकेशन आगे पीछे आता है तो आपको क्लास पता चल जाए। ठीक है।